गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये प्रेजेंटेशन करने के पीछे बेसिक पर्पज़ ये है कि जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग अभी हुई और जिसमें नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस अभी आई हैं, उसको कवर करने के लिए, उसको कुछ थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए और समझने के लिए कि कहाँ कहाँ क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसके, और एक एडवांस में स्ट्रेटेजीज़ बनाने के लिए ये प्रेजेंटेशन अपन ने बनाई है। स्टार्ट करते हैं इसको। इसका चूँकि नंबर रिकमेंडेशंस बहुत सारी हैं और बहुत वाइड रेमिफिकेशंस वाली है, इम्प्लीकेशंस वाली है, तो उसको सिंप्लिसिटी के लिए समझने के लिए और उसके इम्प्लीकेशंस को बेटर तरीके से स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उसको 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं अपन। पहला, प्रपोज चेंजेस इन द इनेक्टमेंट, जो मतलब जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया और जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू या रूल्स में अमेंडमेंट के थ्रू। जब भी कोई चीज़ एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू होती है तो इट टेक्स टाइम टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि पहले फाइनेंस बिल प्रेजेंट होगा, उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी, फिर बाकी सब स्टेट्स में उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको एसेंट मिलेगी, वहाँ उसको इम्प्लीमेंट होगा, तो सब जगह इम्प्लीमेंट होने में इट विल टेक टाइम। तो ये पॉइंट अपन जब आगे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस तो काम आएगा, क्योंकि इतना टाइम लगता है इसमें चेंजेस को लेके आने में, तो अपने को अपनी स्ट्रेटेजी भी उस तरीके से बनानी पड़ेगी सो एज टू बी बेटर प्रिपेयर्ड। फिर कुछ सर्कुलर्स हैं, क्लैरिफिकेटिव सर्कुलर, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन इश्यूज थे यहाँ पे, या फिर ट्रेड इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस थी कुछ, तो उसको वहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, लिटिगेशन को कम करने के लिए कुछ सर्कुलर्स भी इन्होंने जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किए हैं। कुछ ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स हैं और गुड्स और सर्विसेज में कुछ चेंजेस जीएसटी रेट में प्रपोज किए हैं, एग्जामिशंस प्रपोज किए हैं, और कुछ क्लैरिफिकेशंस भी हैं रेट के रिस्पेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ चेंजेस हैं प्रपोज चेंजेस इन एनेक्टमेंट में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जीएसटी काउंसिल ने चेंज प्रपोज किया है वो है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20, यहाँ पर डिमांड नोटिस के केसेस में उन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव करने का एक चेंज प्रपोज किया। ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने एक सेक्शन 128A, जहाँ पे वो पावर डिराइव करना चाहते हैं सो एज टू वेव ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अभी पावर है टू वेव ऑफ लेट फीस एज पर सेक्शन 128, बट इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव करने का पावर नहीं है। तो पहले उस पावर को लेके आया जाएगा सेक्शन 128A में, और फिर 17, 18, 18, 19 और 19-20 के लिए करस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा कि किस तरीके से वो इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव करना चाहते हैं, उनके नोटिस को। तो डिटेल में देखेंगे इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड इम्प्लीकेशंस हैं इसके, कि क्या इसमें इश्यूज़ हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं अपन इसमें, ताकि इसका बेनिफिट अपन से मिस आउट नहीं हो जाए। दूसरा चेंज उन्होंने रिकमेंड किया, अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट विद सेक्शन 16(4). जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सबकी जहन में ये पता है कि 16(4) के बहुत सारे केसेस डिपार्टमेंट ने रेज आउट किए हैं। 16(4) बेसिकली क्रेडिट की टाइमलाइन डिफाइन करता है कि आप किसी इनवॉइस के क्रेडिट को कब तक ले सकते हो, और रेवेन्यू ने ये इंटरप्रिटेशन ले रखा है कि जो वहाँ पे 16(4) का बेसिक इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ना, जो GST 3B आपको में आप जो क्रेडिट लेते हो, दैट हैज़ टू बी टेकन बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन दैट सेक्शन। उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे various cases have been built up in 17, 18, 18, 19 and 19, 20, and thereafter also 2021. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल चेंज है जो कि इन्होंने जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा चेंज जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है वो है रिडक्शन इन प्री डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग अपील्स। आज की डेट में जो प्री डिपॉजिट की अमाउंट है जो रिक्वायर्ड है सो एज टू फाइल अपील,
दैट इज़ फॉर 10% फॉर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड एडिशनल 20% फॉर द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी दैट इज़ ट्रिब्यूनल। तो कुल मिला के 30% आपको अगर ट्रिब्यूनल में अपील करनी है तो आपको अपना टैक्स डिस्प्यूट का 30% आपको जमा कराना है, जो कि एक बहुत ही मेजर अमाउंट होता है जहाँ पे बोनाफाइड डिस्प्यूट्स हैं, जहाँ पे देयर आर चांसेस कि ना इंटरप्रिटेशन टेकन बाय द एसएससी इज़ राइट, और वहाँ पे बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो उस वर्किंग कैपिटल को थोड़ा हद तक उन्होंने कम किया है बाय रिड्यूसिंग द परसेंटेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द अपील। फर्स्ट अपील अथॉरिटी में दैट इज़ 10% ओनली, एंड सेकेंड अपील में दैट इज़ फॉर ट्रिब्यूनल उन्होंने 20% टोटल कर दिया है, 10% और प्लस उन्होंने जो मैक्सिमम अमाउंट है जो प्री डिपॉजिट की ज़रूरत चाहिए उसको भी कम किया। दिस इज़ अ वेलकम चेंज, पर्टिकुलरली जहाँ पे अपील में जाना है एसएससी को, ताकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम की उन्होंने। इट कैन फर्दर बी रिड्यूस ऑल्सो। अभी जीएसटी ट्रिब्यूनल्स अभी तक सब जगह कॉन्स्टिट्यूट स्टेट बेंचेस अभी बनी नहीं है। सिर्फ प्रेसिडेंट ने अभी टेकन ओथ इन द मंथ ऑफ मे, और एक सर्कुलर की बेसिस पे ये इंटरप्रिटेशन लगाया जा रहा था कि ना चूँकि प्रेसिडेंट ने ओथ ले लिए तो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन प्रेसिडेंट हैज टेकन ओथ इन द मंथ ऑफ मे 2024। तो वहाँ इंटरप्रिटेशन इश्यूज आ रहे थे, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए उसको पुट असाइड करने के लिए उन्होंने जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि वो रूल्स में एक स्पेसिफिक चेंजेस लेके आएंगे जहाँ पे बताएंगे नोटिफिकेशन के जरिए कि इस डेट से 3 महीने काउंट होंगे ट्रिब्यूनल की अपील्स के लिए। बट नॉनदलेस अगर आपके ट्रिब्यूनल की अपील्स में अपील करनी है आपको, अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ चुका है इट हैज़ टू बी अपील अगेंस्ट, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी। पांचवा चेंज जो प्रपोज़ किया जीएसटी काउंसिल ने वो है कि आज की डेट में 2 सेक्शंस हैं जो कि डिमांड को रिकवर करने में हेल्प करते हैं, प्रपोज करने में हेल्प करते हैं। 73 जो कि नॉन फ्रॉड केसेस के लिए, जहाँ बेसिकली टाइमलाइन 3 साल है फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑर्डर पास करने के लिए उसमें, और 74 जहाँ पे फ्रॉड केसेस के लिए है, जहाँ पे टाइमलाइन 5 साल है, सो एज टू कन्फर्म द डिमांड इन दैट सेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो 2 डिफरेंट टाइमलाइंस हैं, जहाँ फ्रॉड की केसेज है वहाँ एक्सटेंडेड टाइमलाइन है, और जहाँ नॉन फ्रॉड केसेज है वहाँ थोड़ी कम टाइम है। और ये पुराने रिजीम में भी इट यूज़ टू वर्क लाइक दिस ओनली, एक्साइज और सर्विस टैक्स में वहाँ पे भी जहाँ विलफुल इंटेंट होता था ड्यूटी वेट करने का, वहाँ पे देर वॉज एक्सटेंडेड टाइम लाइन, और जहाँ पे इंटेंट नहीं था वहाँ पे टाइम लाइन वॉज शॉर्ट टू रिकवर द टैक्सेस। बट अभी लगता है जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन से कि जो टाइम लाइन दोनों सेक्शंस की है उसको सेम रखना चाहते हैं। ये 74A नाम से एक सेक्शन ये इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बट व्हाट विल दिस डू कि ना ये जो फ्रॉड केसेज है, नॉन फ्रॉड केसेज हैं, उसकी जो लाइन है उसको और ब्लर कर देंगे, क्योंकि टाइम लाइन विल बी सेम। बट वी होप एंड वी एक्सपेक्ट कि ना जो पेनल्टी इम्पोज होती है दोनों केसेस में दैट रिमेन्स डिफरेंट, वो अलग रहे, क्योंकि 73 यानी नॉन फ्रॉड केसेस में जहाँ पेनल्टी कम इम्पोज होती है वो पेनल्टी कम ही रहे, और 74 जहाँ पे ज़्यादा पेनल्टी इम्पोज होती है वहाँ पेनल्टी उस हिसाब से रहे। तो वी एक्सपेक्ट दैट। 6th चेंज बेसिकली जो कुछ केसेस में गवर्नमेंट को लगता है कि ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐसी थी जहाँ पे शॉर्ट लेवी या नॉन लेवी को रेगुलराइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई इनके पास सेक्शन में पावर नहीं था, तो उस पावर को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने सेक्शन 11A जहाँ पे वो पावर डिराइव करेंगे कि ना वो रेगुलाइज कर सके ट्रांजेक्शन्स को एज पर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये कस्टम में अभी भी एग्जिस्ट करता है और एक्साइज सर्विस टैक्स में पावर था गवर्नमेंट के पास। बट एक चीज़ जो ट्रेड एक्सपर्ट करती है इसके साथ वो ये है कि वहाँ पे उस पावर के साथ उनके पास ये पावर भी हो कि ना वो रिफ़ंड दे सकें ऐसे केसेस में जहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण वो रेगुलाइज करना चाहते हैं, और किसी एसएससी ने टैक्स जमा करा दिया ऐसे केसेस में भी, तो वहाँ रिफ़ंड का पावर उनके पास हो, रिफ़ंड उनको मिल सके सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल ने बहुत पास्ट केसेस में भी ऐसे बेसिस पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को रेगुलराइज किया है, और इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी पर्टिकुलरली इंश्योरेंस सेक्टर में
ऐसे बेसिस पे कुछ ट्रांजेक्शन को रेगुलाइज करने की बात बोली है, तो वहाँ उसके लिए कोई पावर उनके पास एक्चुअली नहीं है। उस पावर को लॉ में इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है। एंटी प्रॉफिटिंग के रिस्पेक्ट में जीएसटी काउंसिल ने एक सनसेट क्लॉज रिकमेंड कर दिया है कि इस तारीख तक 31 मार्च 25 तक के बाद में ये एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज नहीं लगेगा, जो कि एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट ये एक्सपेक्टेड था कि ये पहले ही इसका सनसेट क्लॉज आएगा, बिकॉज इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जीएसटी में ट्रांजिशन हुआ है उस टाइम पे जो प्रॉफिटिंग हो रही है उसको अवॉइड करने के लिए। नॉनदलेस सनसेट क्लॉज आ गया, इसमें रिकमेंड हो गया, तो इट्स ए गुड मूव। फिर पर्टिकुलरली री इंश्योरेंस कंपनीज में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे उनके कुछ 2-3 ट्रांजेक्शन्स को उन्होंने रिकमेंड किया है कि उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, और जो पास्ट जैसे ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं जहाँ पे जिस तरीके जो भी स्टैंड लिया है इंश्योरेंस कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी ने जिस तरीके से टैक्स पे किया नहीं किया, उसको ऐसे बेसिस पे रेगुलराइज कर देंगे। उसके बाद जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है वो है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि लिकर में बनाने में काम में आता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। उसको सेक्शन 9 में एज एन एक्सक्लूडेड गुड्स, जहाँ पे जीएसटी नहीं लग सकता, उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है। वेलकम चेंज फॉर द लिकर इंडस्ट्री, जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम होगी लिकर की। नेक्स्ट चेंज जो उन्होंने प्रपोज किया जीएसटी काउंसिल ने वो ये किया कि सेक्शन 122(1)(b), जहाँ पे पैनल प्रोविजंस थे फॉर द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, अगर उनको टीसीएस काटने की लायबिलिटी थी और टीसीएस नहीं काटा उन्होंने तो ठीक है, तो उसको क्लेरिफाई करने, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए कि जहाँ पे टीसीएस काटने की लायबिलिटी है वहीं पे ही पेनल्टी लगेगी, उस तरीके से उसको अमेंड करने के लिए, ताकि क्लैरिटी रहे और जो इंटरप्रिटेशन इशू आ रहा था उसको लैकुना को फिल करने के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए बेसिकली ये अमेंडमेंट प्रपोज हुआ है। नेक्स्ट सेट ऑफ चेंज जो उन्होंने रिकमेंड किया है कि जहाँ जहाँ केसेस में एक्सपोर्ट ड्यूटी पेएबल है वहाँ पे आईजीएसटी रिफंड नहीं मिले। अभी भी ये प्रोविजन एग्जिस्ट करता है, बट जिस अगर प्लेन रीडिंग करें उस सेक्शन की तो ये लगता है कि ना जहाँ पे एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे तो ये रिस्ट्रिक्शन है, बट जहाँ पे एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट किया है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सपोर्ट विद पेमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसको अलाइन करने के लिए, दोनों एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट और एक्सपोर्ट विद पेमेंट को अलाइन करने के लिए ये चेंज प्रपोज किया। फिर ट्रांजिशनल क्रेडिट के रिस्पेक्ट में बहुत लेट बट एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, जहाँ पे इनवॉइसेज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी आने से पहले रेज हुई हो और उसने क्रेडिट भी उससे पहले ले लिया हो आईएसडी ने, तो उसको किस तरीके से ट्रांजिशन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उसको ट्रांजिशन करने का मोड एग्जिस्ट नहीं करता था। चूँकि ये चेंज इतना लेट प्रपोज किया है तो अब उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से उस क्रेडिट को एसएससीज को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री ने डिसीजन ले लिया होगा, एसएससी ने डिसीजन ले लिया होगा कि उसको रिवर्स करना है, या डिमांड आ गई होगी, लोगों ने पे कर दिया होगा, तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ताकि एक्चुअल में इसका बेनिफिट मिले, इट इज़ टू बी सीन। सबसे एंटिसिपेटेड चेंज जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है वो ये है कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 तीनों सालों के लिए उन्होंने इंटरेस्ट पेनल्टी के डिमांड को वेव करने की बात बोली है, पर उन केसेस में जहाँ पे नॉन फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड नहीं है, 73 की केसेस बेसिकली। 17, 18, 18, 19, 19, 20 तीनों की डिमांड नोटिस इशू करने की टाइमलाइन 73 में जा चुकी है। 19-20 की जो डिमांड नोटिस इशू करने की लास्ट डेट थी 31 मई 2024 थी, जिस एज़ पर एक्सटेंडेड टाइमलाइंस। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चेंज प्रपोज किया और 17, 18, 18, 19 का डेट भी निकल चुका है टू पास दी ऑर्डर्स ऑल्सो। तो इन केसेस में तो अब
जहाँ पे अपीलेंट को डिस्प्यूटेड टैक्स था तो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने अपील भी लगा दी होगी। जहाँ डिस्प्यूटेड नहीं था वहाँ वो अपील नहीं लगा पाए होंगे या अपील नहीं लगाई होगी। वहाँ पर टैक्स जमा भी करा दिया होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी जमा भी करा दिया होगा। तो उन केसेस में कैसे रिलीफ मिलेगा, डेट इज़ टू बी सीन। क्या रिफ़ंड मिलेगा उन केसेस में? तो और उसी तरीके से 19-20 में भी कुछ टाइम में ऑर्डर पास हो जाएंगे 73 में। और जब तक ये चेंज आएगा, क्योंकि जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में देखा कि ना, ये जो चेंज आएगा दैट विल बी ब्रॉट बाय वे ऑफ इंसर्शन ऑफ सेक्शन 128A। और किसी सेक्शन को लेके आने के लिए इट विल टेक कपल ऑफ मंथ्स। तो ऑर्डर भी पास हो जाएंगे, अपील भी अपन टाइम आ चुका होगा उसका करने का 73 नोटिस के लिए। तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखना है। कुछ इश्यूज हैं इसमें, जैसे 74 के केसेस को कवर नहीं किया है, बट ऐसे कुछ नोटिस जहाँ पे 74 की डिमांड में भी नहीं बनती है, बट वहाँ पे 74 के नोटिस इशू कर रखे हैं। तो उन केसेस को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सक्लूड कर रखा है। क्योंकि वो जब बाद में एजुकेट होगा या अपीलेट स्टेज पे 73 में जाएगा, तब तक ये स्कीम चली जाएगी, उसकी लास्ट डेट चली जाएगी, तब वो क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है इसमें कि 73 और 74 को तो एजुकेट करने का टाइम अपीलेट अथॉरिटी जब इसको अपील में देखेगी, तब तक 31 मार्च 25 निकल चुकी होगी। सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास, तब क्या इसका बेनिफिट मिलेगा। तो 74 को भी कवर कर लेना चाहिए था इसमें, क्योंकि 74 73 तो एजुकेशन के बाद प्रूव होता है कि 74 में एक्चुअल केस बनता है कि नहीं बनता। तो ऐसे नोटिस जहाँ पे 74 में भी नहीं बनता और 74 नोटिस इशू कर रखे हैं, वहाँ इसका बेनिफिट किस तरीके से मिलता है या नहीं मिलता, दैट विल बी एन इशू। फिर ऐसे अपन डिस्कस किया कि ना, जो जिन केसेस में एसएससी ने स्टैंड लेके ऑलरेडी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करा दी है, तो उन केसेस में क्या होगा कि उनको रिफ़ंड नहीं मिलना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि रिफ़ंड नहीं मिलेगा, बट ट्रेड को अगर एक्चुअल में सबको पार पे लेके आना है, देन आई थिंक रिफ़ंड शुड बी अलाउड, और एटलीस्ट SEC must look for an option of going to the High Court or Supreme Court in such cases. फिर तीसरा इशू ये आ सकता है कि एक नोटिस में हो सकता है मल्टीपल इश्यूज़ हों, जहाँ पे कुछ इश्यूज़ में नोटिस या अपीलेंट या SEC उसको डिस्प्यूट करना चाहता हो, कुछ नोटिस को एक्सेप्ट करना चाहता हो, टैक्स डिमांड को पे करना चाहता हो, इसकी स्कीम लाना चाहता हो। तो क्या ये इशू बेस्ड बेनिफिट मिलने वाला है कि पूरा नोटिस की बेस पे बेनिफिट मिलेगा, डेट इज़ टू बी सीन। SVLDRS में इट वॉज एन इशू बेस्ड बेनिफिट। वी होप कि इशू बेस्ड हो, तभी इसका एक्चुअल बेनिफिट जहाँ मल्टीपल इशूज इन्वॉल्व है वहाँ मिल पाएगा। फिर ऐसे केसेस जहाँ पर टैक्स डिस्प्यूट ही नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड है, फॉर एग्जांपल इन केसेस ऑफ रूल इन केसेस ऑफ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 प्रोविजो, वहाँ जहाँ पे 180 दिन में आपको पेमेंट करना होता है, आपने पेमेंट कर दिया लेकिन बाद में किया और इंटरेस्ट की डिमांड है आपके अगेंस्ट में, तो उन केसेस में क्या होगा, क्या वहाँ पे भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये इट इज़ टू बी सीन, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता पड़ेगा। बट ये इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ बहुत सारे हैं, बट स्ट्रेटजीज कैन बी सिंपल। पहली स्ट्रेटजी तो ये कि ना, वी मस्ट नॉट थिंक कि ना स्कीम आने वाली है तो अपन को अपील में नहीं जाना चाहिए या SCN का रिप्लाई नहीं देना चाहिए, फॉर एग्जांपल, बिकॉज इन केसेस वेयर अपील इज़ नॉट मेड देन डिमांड गेट कन्फर्म, और वहाँ पे फिर रिकवरी भी हो सकती है। और वी डोंट नो कि स्कीम किस तरीके से आएगी, क्या पता स्कीम इस तरीके से आएगी अगर आपका मैटर एजुकेशन में पेंडिंग है, अपील स्टेज में पेंडिंग है, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज नॉट। तो इन ऑल केसेज वी मस्ट गो फॉर SCN रिप्लाई, वी मस्ट गो फॉर फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, वॉट एवर द केस में भी। और जैसे स्कीम आती है उसको उस तरीके से देन वी हैव टू टेक अप। बट इस मिसकंसेप्शन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्कीम आ चुकी है, GST काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया, अब इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्कीम किस तरीके से आएगी, उसका प्रोसीजर कैसा होगा, क्या तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, नोबडी नोज। और उसको चूँकि टाइम लगने वाला है सेक्शन 128 को आने में, तो वी मस्ट विथ ऑल प्रिकॉशंस फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर एंड वेट फॉर द स्कीम टू कम। और जिस तरीके से वो आती है देन वी मस्ट टेक द बेनिफिट अकॉर्डिंगली। दूसरा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ना, नॉर्मली जब अपन अपील में जाते हैं
तो जो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है उनको अपन पे कर देते हैं टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। बट चूंकि यहाँ पे इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर आने वाला है, देन वी मस्ट गो फॉर ए स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्प्यूटिंग द अनडिस्प्यूटेड ऑल्सो, कि अनडिस्प्यूटेड कुछ चीज़ है फॉर एग्जाम्पल, एंड देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूटिंग इट, और एटलीस्ट पुटिंग अ रिमार्क देयर ऑल्सो कि ना इंटरेस्ट पेनल्टी जो कि वेव होने वाली है, सेक्शन 28 आने वाला है, तो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट, वी मस्ट डिस्प्यूट द अनडिस्प्यूटेड अमाउंट ऑल्सो इन दिस। मेजर चेंज है किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट विल डिसाइड कि ना उसका रियल बेनिफिट मिल रहा है या लिमिटेड बेनिफिट मिल रहा है। एक और मेजर चेंज जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलेशन में सेक्शन 16(4). लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास पूरे इंडिया में देयर हैज़ बीन डिमांड हैज़ बीन प्रपोज अंडर दिस सेक्शन कि ना क्रेडिट एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ रेवेन्यू लेट लिया हो गया है, 16(4) में टाइमलाइन स्पेसिफाई कर रखी है उससे। तो इन ऑल लाइकलीहुड ये डिमांड शायद रिकवरी में कन्वर्ट भी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द interpretation issues and language issues that were used for drafting, as well as implementation issues of GST also in the starting phase. But nonetheless, वेलकम मेजर है। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 के किसी भी इन्वॉइस को आप 31/11/2021 तक क्रेडिट ले सकते हो उसका, और आपने लिया है तो आपको क्रेडिट 16(4) के अंदर डिसअलाउ नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। बहुत सारे केसेस में ऑर्डर भी पास हो चुके होंगे, फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने ऑर्डर भी पास कर दिए होंगे, तो ट्रिब्यूनल में जाने से पहले या किस तरीके से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे एक्ट को अमेंडमेंट करके किस तरीके से अपन इसकी हेल्प ले सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे भी आपको अपील कर देनी चाहिए, ताकि अपील करते वक्त इस ग्राउंड को भी ले लेना चाहिए कि भाई सेक्शन 64 में अमेंडमेंट आ गया है एंड आवर केस गेटिंग कवर्ड इन दैट अमेंडमेंट, हेंस डिसीजन मस्ट बी kept in abeyance or it must be given in favor. प्लस 16(4) में लोगों ने जहाँ उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वहाँ से लेकर के जो रिटर्न होते थे और जब रिवोकेशन होता था तब तक रिटर्न वो 16(4) के डेडलाइन के बियॉन्ड चले जाते थे। तो उसको भी इन्होंने फैसिलिटेट किया है कि ना ऐसा भी एनैक्टमेंट उसमें लाएंगे कि ना उसको भी उस डेट को भी एक्सक्लूड करके 30 दिन का टाइम और दिया जाए, 16(4) की टाइमलाइंस को एक्सटेंड किया जाए ताकि वहाँ पे क्रेडिट डिनाई नहीं हो उन केसेस में। इंपॉर्टेंट चेंज, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाने वाला है, तो जुलाई 17 से भी केसेस कवर हो जाएंगे सारे के सारे। बट इशू क्या है कि जो ऑलरेडी एसएससी ने मान लो 16(4) में डिस्प्यूट नहीं किया एंड दे हैव पेड द अमाउंट, विल दे गेट रिफंड, विल दे गेट मनी दैट शुड दे गेट दैट दे आर सपोज टू गेट, विल दे बी गेटिंग और नॉट। बट चूँकि ये रिट्रोस्पेक्टिव क्लैरिफिकेशन है एक तरीके से सेक्शन की, बेनिफिशियल मेजर है, तो वी मस्ट लुक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफंड। रिडक्शन इन फी डिपॉजिट बिफोर फाइलिंग अपील, वी ऑलरेडी डिस्कस टाइमलाइन लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील इन जीएसटी ट्रिब्यूनल्स, 3 मंथ्स टाइमलाइन जो स्टार्ट होगी फ्रॉम द डेट जो नोटिफाई करेंगे उस दिन से, तो दे विल गेट थोड़ा टाइम और मिल जाएगा अपील करने के लिए। बट इन ऑल practicality we must start preparing for the appeals. डिमांड नोटिस इन ऑर्डर्स के लिए जो कॉमन टाइमलाइन अनाउंस की है कि 74 सेक्शन ला के वो उसको कॉमन कर देंगे। प्लस एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने लेके आए हैं कि ना शोको नोटिस के बाद जनरली 30 दिन का टाइम मिलता है, सो एज टू अवॉइड पेनल्टी इन बोथ 73 एंड 74। अगर आप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करा देते हो जो भी एप्लीकेबल है तो पेनल्टी वेव हो जाती है कुछ अमाउंट के बाद, तो उस 30 दिन को उन्होंने 60 दिन कर दिया है। वेलकम चेंज है कि ना 30 दिन वर टू शॉर्ट अ टाइम टू डिसाइड कि ना कैसे टैक्स जमा कराना है या नहीं कराना है, डिस्प्यूट करना है। 60 days गिव्स अ ब्रीथिंग स्पेस टू द एसएससी, तो इट्स अ वेलकम चेंज। ऑलरेडी वी डिस्कस किया ना, फ्रॉड नॉन फ्रॉड केसेस को बराबर लेके आ रहे हैं, लाइन जो है फ्रॉड नॉन फ्रॉड केसेस में वो ब्लर हो रही है। बट इन ऑल एंटिसिपेशन पेनल्टी की जो प्रोविजंस हैं दैट मस्ट बी केप्ट different for both the cases, both fraud cases, non-fraud cases. Already short levy, non levy जो common practices के हिसाब से रेगुलराइज है उसको पावर ड्राइव करने के लिए सेक्शन 11 ने इंट्रोड्यूस किया है। सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट करता था एक्साइज कस्टम में। एंटी प्रॉफिटरिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड।
insurance companies, particularly in the case of co-insurance and lead insurance companies, and commission in case of reinsurance commission, are now now proposed to be declared as non-supply. It's a big relief to insurance companies जहाँ पे in all likelihood there were some interpretation issues or there were some non-compliances. उसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ आया ये प्रपोज है. एक्शन इथाइल न्यूट्रल अल्कोहल को भी ये जीएसटी से एक्सक्लूड कर रहे हैं. ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में इट विल हेल्प इन लार्ज कैपेसिटी. ECS इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं उनके लिए पैनल प्रोविज़न को क्लैरिफिकेशन दिया है कि जहाँ पर TCS काटने की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा. एक्सपोर्ट ड्यूटी जहाँ पेबल है वहाँ पर रिफंड IGST का कटल करने के लिए ये चेंज जो है एक्सपोर्ट विद पेमेंट एंड एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट को पार पे लेके आने के लिए, प्लस SEZ में जो अपन एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है कुछ केसेज में वहाँ पे IGST के रिफंड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये चेंज को प्रपोज किया है ऐसा लगता है. ट्रांजिशन क्रेडिट के लिए बेसिकली इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चेंज, सो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि लोग ऐसे उसका बेनिफिट उठा सके आज की डेट में, दिस विल बी मेजर पॉइंट टू लुक एट. फिर कुछ जो चेंजेस हैं उन्होंने GST काउंसिल ने जो रिकमेंड किया दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू चेंज इन रूल्स. सबसे पहला और सबसे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो लोगों को आ रही थी कि DRC 03 के थ्रू जो पेमेंट हो रहे थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ऑडिट एक्सचेंज के दौरान, उसको अपील में किस तरीके से सेट ऑफ करें प्री डिपॉजिट के अगेंस्ट में, क्योंकि ऑनलाइन ऐसा कोई सिस्टम था नहीं. तो वो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने के लिए GST काउंसिल ने रिकमेंड किया है. और भी DRC से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डाउट्स हैं तो उनको भी क्लैरिफाई कर सके, उनके लिए भी मैकेनिज्म लेके आए अगर, तो इट विल हेल्प द ट्रेड इन जनरल. दूसरा इंटरेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ इंटरेस्ट कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है GST 3B बढ़ने के डेट के दिन, बट उसको आपने यूज़ नहीं कर पाए और जब आपने रिटर्न भरा तब बाद में आपने उसको यूज़ किया, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा. एक इम्पॉर्टेंट चेंज है. मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था सिमिलर ग्राउंड्स पे, उसको देखते हैं आगे थोड़ा भी. इस तरह GSTR 4 की ड्यू डेट को 2 महीने से एक्सटेंड किया उन्होंने फ्रॉम 2024-25, 30 अप्रैल की जगह 30 जून कर दिया उन्होंने. जो B2C लेवल B2C अपने ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने पड़ते हैं इनवॉइस लेवल पे, उसकी जो लिमिट है 2.5 लाख रुपये की, उसको 1 लाख रुपये को रिकमेंड किया है GST काउंसिल ने GSTR 1 के लिए. इससे कंप्लाइंस बढ़ेगी बट ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी इसमें. अक्रॉस स्टेट जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इसमें. देन कुछ TDS रिटर्न रिलेटेड फाइलिंग रिलेटेड चेंजेस हैं. तो DRC 03 जो अपन इन्वेस्टिगेशन ऑडिट और एक्सचेंज के दौरान जमा कराई उसको अपील में किस तरीके से सेट ऑफ करें, उसका मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने के लिए रूल 142 में अमेंडमेंट प्रपोज किया है. वेलकम चेंज. और कई बार टेक्निकल एरर की वजह से कभी अपील फाइल करते वक्त अपन सेट ऑफ नहीं कर पाते थे प्रिस्क्राइब तरीके से, तो DRC 3 से सेट ऑफ करते थे. वहाँ भी ये चेंज इट कैन हेल्प. आयशर मोटर्स में मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट था कि जहाँ पे कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी पेड है गवर्नमेंट को एक तरीके से, और इसके वाइड इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर चेंज के इन अदर केसेस ऑल्सो, कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट इज एज इक्विवेलेंट टू डिपॉजिट टू गवर्नमेंट अकाउंट. पर किसी ने अगर ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर दिया है उस पर, तो उसका क्या होगा, दैट इज़ टू बी सीन. ने लास्ट कुछ 3-4 सालों के बेसिस पे जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम कर रखा है 2 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए, उसको कंटिन्यू किया उन्होंने. अब कुछ चेंजेस वो नोटिफिकेशन सर्कुलर के थ्रू लेके आने वाला है. सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज अगेन फॉर सेक्शन 16(4), ये जो रिवर्स चार्ज पे अपन टैक्स जमा कराते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, उसकी टाइम लिमिट कहाँ से कौन से ईयर से काउंट होगी उसको क्लेरिफाई करने के लिए है. जब भी इस तरह की कोई ओपिनियन मेरे पास आई है तो हमेशा मैंने ये बोला है कि जो RCM अपन टैक्स पे करते हैं पर्टिकुलरली अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, उसकी टाइमलाइन उस दिन से चालू उस साल चालू होगी जिस साल आप वो टैक्स पे करते हो और सेल्फ इनवॉइस रेज करते हो. तो इसी लाइन पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी GST काउंसिल ने रिकमेंड किया कि इस तरीके से क्लैरिफिकेशन इशू किया जाएगा
कि रिवर्स चार्ज के केसेस में जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में रिवर्स चार्ज जमा करा रहे हैं, वहाँ पर टाइम लाइन विल स्टार्ट इन द डेट जहाँ पर टैक्स जिस साल टैक्स जमा कराए और सेल्फ इन्वॉइसिंग कर रहे हो आप, नॉट इन द डेट जहाँ पे आपकी लाइबिलिटी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। कुछ केसेस में जहाँ पे आरसीएम की लाइबिलिटी स्टार्टिंग में 17, 18, 19 में लोग नहीं पे कर पाए बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस और समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे बहुत और केसेस चल रहे हैं डिस्प्यूट में, वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा ये आगे भी। कॉर्पोरेट गारंटी आज की डेट में इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसमें पर्टिकुलर वैल्यूएशन किस तरीके से करना है और कहाँ पे क्या टैक्स बनता ही नहीं बनता इन केसेस में। तो रिलेटेड पार्टीज़ के केसेस में कॉर्पोरेट गारंटी जहाँ दी जाती है वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। कॉर्पोरेट गारंटी अगर एक्सपोर्ट की सर्विस के नेचर का है, मतलब रिलेटेड पार्टीज अगर एक इंडियन है और एक बात फॉरेन की है और एक्सपोर्ट और सर्विस के फॉर्म में आ रही है, तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, वहाँ पे कुछ वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जहाँ पे फुल आईटीसी अवेलेबल है तो वहाँ पे जीरो वैल्यू विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वैल्यू फॉर रिलेटेड पार्टीज़। और एक और लाइन पे क्लैरिफिकेशन जो एक्सपेक्टेड है कि ना, जहाँ पे आईटीसी अवेलेबल नहीं है वहाँ भी वैल्यूएशन किस तरीके से करना है, कि 1% वैल्यूएशन कंटिन्यू बेसिस पे करना है, किस तरीके से करना है, हर साल करना है, उसको भी क्लैरिफिकेशन आ जाए तो दैट विल हेल्प द इशू फर्दर। फिर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं वहाँ पे जो डक्ट्स और मैनुअल्स लगते हैं उसके रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन है कि ये उसका आईटीसी मिलेगा। बस लगता है कि जीएसटी काउंसिल इस बात को तैयार है मानने के लिए कि प्लांट एंड मशीन नेचर की हैं, इससे बाकी केसेस में भी हेल्प मिल सकती है जो सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पर फॉरेन रिलेटेड पार्टीज से कुछ सर्विसेज जो अपने को मिलती है, उनकी पर्टिकुलर जहाँ उनकी ब्रांड यूसेज होती है, फॉरेन एंटिटी की कोई ब्रांड अपन यूज़ कर रहे हैं, मैन पावर सप्लाई सर्विसेज, वहाँ पे वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन प्रपोज्ड है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। रेरा जो स्टैच्यूटरी कलेक्शन करती है प्रोजेक्ट्स में, उसको एग्जम्प्ट है ऐसा करके क्लैरिफिकेशन जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो इंडियन बैंक कस्टोडियल सर्विसेज देता है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई 13(2), मतलब बेसिकली ऐसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल कम आउटसाइड इंडिया और वो एक्सपोर्ट सर्विस में आ जाएगा, देन जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दैट ट्रांजेक्शंस। क्योंकि अभी कन्फ्यूजन था कि बैंकिंग सर्विसेज के कारण उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैन कम इन इंडिया ऑल्सो, तो वो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है। वेलकम चेंज है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अननेसेसरी जीएसटी का बर्डन ऐसे ट्रांजेक्शन में पड़ रहा था। रुपे डेबिट कार्ड में जो इंसेंटिव शेयर होता है इन ट्रांजेक्शन्स में, उन ट्रांजेक्शन्स में उसके रिस्पेक्ट में एग्जम्पशन प्रपोज है बाय जीएसटी काउंसिल। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो सप्लाई रिसीव होती हैं उससे पे जो आरसीएम एप्लीकेबल होता है, उसकी जो टाइमलाइन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट जिस दिन साल अपन ने पेमेंट किया है और उसका सेल इनवॉइस रेज किया है। इंटरप्रिटेशन इशू था, हैज़ बीन डेल्ड इन द फेवर ऑफ एसएससी। रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में जो कॉर्पोरेट गारंटी है उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए ये चेंजेस प्रपोज्ड हैं, डिस्कस किया अपन अभी स्टार्ट में। बहुत कन्फ्यूज़न है और कुछ कन्फ्यूज़न और एक्सपेक्टेड है कि वो भी क्लैरिफाई करें ताकि फुल रिलीफ मिल पाए इस केस में। फॉरेन पार्टी जो डोमेस्टिक पार्टीज़ को सर्विसेज दे रही हैं उसके रिस्पेक्ट में ये चेंज प्रपोज्ड है। जहाँ फुल आईटीसी अवेलेबल है वहाँ पे वैल्यू कैन बी डीम्ड टू बी जीरो इन लाइन टू रूल 28(2)(1), तो वहाँ पे ये इट विल हेल्प। कुछ क्लैरिफिकेटिव सर्कुलर्स भी प्रपोज किए हैं, जैसे री इंश्योरेंस रेट्रोसेशन फीस जो लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज़ कवर्ड अंडर एग्जम्पशन, उसको क्लैरिफाई किया जाएगा। फिर कुछ
फर्दर क्लैरिफिकेशंस जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिम्बर्समेंट और सिक्योरिटी शेयर्स ऑफ ईसॉप ईएसपीपी आरएसयू प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू एम्प्लॉयज, उसकी रिस्पेक्ट में क्लैरिफिकेशन आएगा कि उसकी क्या टैक्सिबिलिटी, कैसे टैक्सिबिलिटी होने वाली है उसकी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो रूल 32(4) के हिसाब से प्रीमियम अमाउंट को एक्सक्लूड करती थी अपने जीएसटी लाइबिलिटी निकालने के लिए, बट डिपार्टमेंट ने इंटरप्रिटेशन ले रखा था कि जितना पोर्शन उन्होंने एग्जाम किया है उस पर कॉमन आईटीसी को रिवर्स करना है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया है, और बहुत ह्यूज डिमांड डिपार्टमेंट ने रेज कर रखी थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। दैट विल बी सेट असाइड बेस्ड ऑन दिस क्लैरिफिकेशन। इस क्लैरिफिकेशन से जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि ऐसा कंसिडरेशन का पोर्शन जिसको एग्जाम माना हुआ है उस पर आईटीसी, कॉमन आईटीसी रिवर्सल अगर किसी और सेक्टर में भी बन रहा है तो वहाँ पे भी ये पर्टिकुलर चेंज हेल्प करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट सेक्टर जहाँ पे 1/3 वैल्यू ऑफ डिडक्शन लिया जाता है लैंड का, वहाँ पे भी हेल्प करेगा ये। मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स में जो रैक एंड सेल्वेज वैल्यूज़ है उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बता रखा है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी जहाँ पे अलग अलग तरीके से सेल्वेज वैल्यू और इसको कैलकुलेशन होती है, वहाँ पर किस तरीके से टैक्सेबिलिटी डिफाइन होगी, वो फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगा। एक वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी जो मैन्युफैक्चर एंड कस्टमर को देते हैं उसके रिस्पेक्ट में फर्दर क्लैरिफिकेशन आएगा। ऑलरेडी सर्कुलर आया हुआ 195/07/2023, वहाँ पे कुछ इश्यूज उन्होंने एड्रेस किए थे, पर कुछ इश्यूज अनरिजॉल्व रह गए थे, तो उनको भी फर्दर क्लैरिफिकेशन देने वाली है। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है ऐसा। रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज जहाँ पे एन्युटी पेमेंट्स की बेसिस पे जो काम कर रही हैं, उनका टाइम ऑफ सप्लाई का भी बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन है कि कब उसका टाइम ऑफ सप्लाई माने हैं उसको, टाइम ऑफ एडवांस रिसीव्ड और व्हाट, है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में एक क्लैरिफिकेशन आएगा दैट विल हेल्प इन रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इन डिटरमाइनिंग कि टैक्स कब पे करना है, आईटीसी, कॉमन आईटीसी का रिवर्सल कुछ है या नहीं उसमें। टेलीकॉम कंपनीज के लिए स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट है, जहाँ पे पर्टिकुलरली लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई किस तरीके से डिफाइन होगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम चलता है ये, उसके लिए एक सर्कुलर आएगा, क्लैरिफिकेशन आएगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपन कुछ गुड्स सप्लाई करते हैं जहाँ पर डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस डिफरेंट होते हैं, उसके केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है बेस्ड ऑन देयर डिलीवरी एड्रेस और बेस्ड ऑन देयर बिलिंग एड्रेस, वो एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चेंज है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्लैरिफाई करना चाहती है। बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, कहीं डिलीवरी एड्रेस के बेसिस पे लेते हैं, कहीं बिलिंग एड्रेस के बेसिस पे लेते हैं, तो उसको क्लैरिफाई करेगी गवर्नमेंट। इट विल हेल्प इन दिस लिटिगेशन इन फ्यूचर। पोस्ट सेल डिस्काउंट जो अपन देते हैं उसके बाद जो क्रेडिट नोट इशू करते हैं उसमें आईटीसी किस तरीके से या किस तरीके से आप रिवर्सल ऑफ आईटीसी किस तरीके से अप्रूव कर सकते हो, क्योंकि वो कंडीशन है, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू रिड्यूस योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अनलेस एंड अनटिल सामने वाला अपना आईटीसी रिवर्स नहीं करता। उसके लिए क्लैरिफिकेशन है, इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, किस तरीके से आता देखते हैं इसको, क्योंकि इट माइट लीड टू लिटिगेशन ऑल्सो, तो पास्ट लिटिगेशंस भी अराइज हो सकती हैं इससे। स्पेसिफाइड टोबैको प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोसीजर अनाउंस करने का जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन है। कुछ ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स लिए हैं जीएसटी काउंसिल ने। टीसीएस रेट 1% से 0.5% कम करने के लिए प्रपोज किया है, और दूसरा चेंज ये है कि जहाँ प्राइस रिवीजन होता है एक्सपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स होने के बाद वहाँ पे रिफ़ंड लेने का भी कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, ना टैक्स पे करके रिफ़ंड किस तरीके से मिलेगा, कोई मैकेनिज्म नहीं है, टैक्स पे होगा कि नहीं होगा। पर्टिकुलरली डिस्प्यूट आती है जब ट्रांसफर प्राइसिंग केसेज इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग केसेज में आपको अपने प्राइस को रिवाइज करना पड़ता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उस केसेस में किस तरीके से आप रिफंड ले सकते हो, दैट विल हेल्प द दिस कंपनीज जहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग इन्वॉल्व है। नया फॉर्म GSTR 1 है, GSTR 1 भरने के बाद इंट्रोड्यूस किया है ऑप्शनल फॉर्म, जहाँ पे 1 में जो आपने कुछ चीज़ें भरी हैं उसको आप चाहो तो अमेंड कर सकते हो 3B भरने से पहले। तो ये क्या करेगा, आपकी 1 3B को अलाइन करने में और हेल्प करेगा, ताकि गवर्नमेंट का ये एक तरीके से पूरा पुरजोर कोशिश है कि ना ये 1 3B पूरी तरीके से अलाइन रहे। जो अभी ASP और GSP उनको अप्रोप्रिएट उस पर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर में। बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का प्रपोजल है,
एक पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में उन्होंने किया था, बट सक्सेस नहीं था इतना। गवर्नमेंट ने मॉनेटरी लिमिट अपील्स के, अब डिपार्टमेंटल अपील्स के लिए फिक्स किए। GST एक्ट के लिए 20 लाख रुपए, हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़, सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़, ऐसा प्रपोजल है। पहले अभी प्रोविजन एग्जिस्ट करता था अर्लियर रीजिंग्स में, बट कुछ केसेस में लाइक फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, हो सकता है यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई नहीं हो, इनके वाइडर रेमिफिकेशन इन्वॉल्व होता है। कुछ गुड्स के GST रेट पे चेंजेस प्रपोज किए हैं। कार्टून्स, बॉक्सेस, कॉर्पोरेटेड बॉक्सेस 12%, स्प्रिंकलर्स 12%। कंपनसेशन सेस को रिट्रोस्पेक्टिव एग्जाम्पशन दिया है, जो इम्पोर्ट्स एसईजेड करता है वहाँ पे जो सेस लगता है वहाँ पे। और एडिटेड बेवरेज, एनर्जी ड्रिंक्स, यूनिटर्न कैंटीन्स रन करती हैं उनके ऑथराइज कस्टमर्स को। रेलवेज़ के रिस्पेक्ट में जो कॉमन लोगों को सर्विसेज दे रही है रेलवेज़, लाइक प्लेटफॉर्म टिकट, उनके ऊपर एग्जाम्पशन प्रपोज किया है, क्लैरिफिकेशन दिया है, और एसिड बेसिस पे भी उसको रेगुलाइज करने की बात बोली है। और उसी तरीके से जो SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल, इंडियन रेलवेज को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहा है, उसके रिस्पेक्ट में भी एग्जाम्पशन की बात बोली है, एसिड बेसिस पर रेगुलाइज करने की बात भी बोली है। हॉस्टल एकोमोडेशन 20,000 रुपये तक पर पर्सन पर मंथ एग्जाम्प्ट करने की बात बोली है, और 5 केसेस में भी सिमिलर बेनिफिट एक्सटेंड करने की बात GST काउंसिल ने रिकमेंड की है। तो ये इतने सारे चेंजेस थे, शॉर्ट में सारे चेंजेस को कवर करने की कोशिश की है अपन ने, और जो चेंजेस जिनके वाइडर रेमिफिकेशन थे थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है उसको। आगे भी शॉर्ट वीडियोस हम रिलीज़ करते रहेंगे हर एक चेंज के ऊपर, ताकि इसको और बेटर तरीके से समझा जा सके और इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। थैंक यू।